एवरीवन, आज हम गेट 2025 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको अल्फा एंड बीटा दो डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर्स गिवन है एंड क्यू ऑफ जेड इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन 5 एंड हमको एक फंक्शन एफ ऑफ जेड गिवन है एंड इट इज टोल्ड दैट इट सैटिस्फाइज मोरेरास थ्योरम इन सी डिफरेंस जीरो एंड हमको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय 4 बीटा। इस क्वेश्चन में हमारा जो कीवर्ड है वो है मोरेरास थ्योरम। तो हम सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा मोरेरास थ्योरम क्या है। अगर मान लो कि हमारे पास कोई एक डोमेन डी है एंड द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन द डोमेन डी। अगर हमारे पास डोमेन डी पर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है सच दैट आप इस डोमेन डी में कोई भी एक क्लोज्ड काउंटूर ले लो, फॉर एनी क्लोज्ड काउंटूर अगर इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड अगर ये जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये है दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन डी एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल क्लोज्ड काउंटर्स। तो ये है हमारा मोरेरास थ्योरम। तो देखते हैं कि हमारा मोरेरास थ्योरम यहाँ पर कैसे एप्लीकेबल है। यहाँ पर ये बोला गया है दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड सैटिस्फाइज मोरेरास थ्योरम इन सी डिफरेंस जीरो। तो हमारा डोमेन डी जो है वो हमारा सी डिफरेंस जीरो है। इट सैटिस्फाइज मोरेरास थ्योरम का मतलब है फॉर ऑल द क्लोज्ड काउंटर्स वी हैव इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। दैट विल इम्प्लाई दैट एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन डी। यहां से ये कंक्लूजन आ गया दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन सी डिफरेंस जीरो। मतलब जीरो के अलावा हम कोई भी पॉइंट अगर लें तो उस पॉइंट के अराउंड में हमको एक टेलर सीरीज एक्सपेंशन मिल जाएगा, राइट। तो यहां से हम इतना साफ साफ देख सकते हैं दैट z इक्वल टू जीरो जो है इट इज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन और इट इज अ सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन, राइट। इट इज अ सिंगुलैरिटी और ऊपर से ये z इक्वल टू जीरो जो है इट इज एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अभी सवाल ये उठता है कि ये किस प्रकार का आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, क्या वो रिमूवेबल है, पोल है या एसेंशियल है। यहाँ पर वो डिटरमाइन करने में एनालिटिसिटी हमारा काम आएगा। हमको ये बोला गया है दैट फॉर ऑल एलिमेंट्स अपार्ट फ्रॉम जीरो उस पॉइंट के अराउंड हमारे पास टेलर सीरीज एक्सपेंशन है। इसका मतलब क्या हो गया दैट इवन इन द पंक्चर डिस्क ऑफ सी डिफरेंस जीरो हम कोई भी डोमेन ले द फंक्शन वहां पर बाउंडेड हो जाएगा क्योंकि उसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, राइट। द फंक्शन इज बाउंडेड in every closed neighborhood of z equals to zero, right। तो वहां पर फंक्शन बाउंडेड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पर हमारा फंक्शन f of z का at z equals to zero it will have a removable singularity. And why is it so? It comes straight from the Riemann singularity theorem. What does the Riemann singularity theorem state? हमारा रीमन सिंगुलैरिटी थ्योरम ये कहता है कि अगर z नॉट जो है एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है such that there exists an open neighborhood around the point z naught such that the function is bounded in that neighborhood, that will imply that the function f of z has a removable singularity at z equal to zero. ये है हमारा रीमन रिमूवेबल सिंगुलैरिटी थ्योरम। तो यहाँ से हम इतना क्लियर है that the function f of z at z equal to zero will have a removable singularity. फंक्शन का रिमूवेबल सिंगुलैरिटी वहां पर है, इसका मतलब क्या हो गया that limit z tending to zero f of z जो है ना वो एग्जिस्ट करता है, right? So the entire question has been reduced to the form that the limit z tending to f of z जो है वो exist करता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन का मेन कंक्लूजन वो है। आगे अभी पूरा कैलकुलेशन से है, you just have to find the relation between alpha and beta for which this limit z tending to zero of f of z this exist। ठीक है, अभी हमारा फंक्शन क्या है हम वो लिख लेते हैं एक बार। हमारा फंक्शन है f of z इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर 6
sine of beta z minus of beta to the power 6, it is beta to the power 6 e to the power 2 alpha z minus q of z divided by z to the power 6. ये हमारा फंक्शन है. And what did we conclude just now? That limit z tending to 0 of f of z, this exists. आप ये भी देखना that हमारा न्यूमरेटर जो है वो एक एंटायर फंक्शन है, राइट? सो यहाँ पर लिमिट z टेंडिंग टू 0 f of z, वो कंप्यूट करने से पहले हम इसका जो है टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम ले लेते हैं. अल्फा टू द पावर 6 साइन बीटा z है, इसका मतलब क्या है? बीटा z माइनस बीटा z होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस बीटा z होल की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस बीटा z होल की पावर 7 by 7 factorial and so on, right? Minus of beta to the power 6 e की पावर 2 alpha z है. e पावर x का एक्सपेंशन हम देखेंगे 1 plus 2 alpha z plus 2 alpha z whole square by 2 factorial plus 2 alpha z whole cube by 3 factorial plus 2 alpha z whole to the power 4 by 4 factorial, है ना? ऐसे ही 5 आएगा यहाँ पर, it is 2 alpha z whole to the power 5 by 5 factorial and so on, है ना? Minus of इधर है q of z. q of z is a polynomial of degree less than 5. मतलब हम 4 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल ले सकते हैं, हम ले लेते हैं. a0 plus a1z plus a2z square plus a3z cube plus a4z to the power 4, राइट? यहाँ पर ये हमारा फंक्शन f of z हो गया एंड डिवाइडेड बाय z to the power 6 है, राइट? हम दोनों जगह पर हम z to the power 6 से हम डिवाइड कर लिए. अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करने से हमको क्या मिलेगा? एंड यहाँ पर इवन हम सिंप्लीफाई किस डायरेक्शन में करना है वो हमको जानना जरूरी है. एज इस फंक्शन का z टेंडिंग टू 0 पर एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है. इस फंक्शन में जो हम एक्सपेंशन किए हैं, दिस मस्ट कंटेन नो टर्म्स with negative powers of z. It must contain no terms with negative powers of z. क्योंकि उसका तो एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो रहा है ना? तो जो भी हमारा जो नेगेटिव पार्ट है वो सारे उसका जो सारा कोफिशिएंट्स जो है ना वो 0 होना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पर आ रहा है अल्फा टू द पावर 6 बीटा z टू द पावर 5, तो ये पूरे एक्सपेंशन में जो 1 by z टू द पावर 5 का जो कोफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए. वैसे ही 1 by z क्यूब, 1 by z स्क्वायर, 1 by z, ये सारे टर्म्स का जो कोफिशिएंट है वो 0 होना पड़ेगा, राइट? सो अभी हम वही कोफिशिएंट्स को हम सेपरेट करेंगे ताकि उन कोफिशिएंट्स को हम 0 के साथ इक्वेट करके कोई ना कोई रिलेशन अगर अल्फा और बीटा के अंदर आ रहा है या नहीं, हम वो देखने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 1 by z to the power 5. यहाँ पर ये है अल्फा टू द पावर 6 बीटा, राइट? एंड इधर है z क्यूब एंड z क्यूब कट जाएगा, है ना? एंड वी विल बी हैविंग 1 by z क्यूब, 1 by z क्यूब एंड वी विल हैव माइनस तो है ऑलरेडी, सो अल्फा टू द पावर 6 एंड हियर इट इज बीटा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, राइट? वैसे ही इधर z टू द पावर 5 तो कट जाएगा तो 1 by z बचेगा एंड इट इज plus 1 by z, plus 1 by z, and what do we have? Alpha to the power 6 beta to the power 5 divided by 5 factorial. and इसका आगे का टर्म आप देखेंगे तो वो z to the power 7 है, वो तो रेगुलर पार्ट ही होगा, राइट? तो इसको मैं बस rp लिख रही हूँ, इट इज नॉट रेस्ट इन पीस, ये rp का मतलब रेगुलर पार्ट है, ठीक है? सो इतना हो गया हमारा पहला एक्सप्रेशन. अभी दूसरा एक्सप्रेशन पे चलते हैं. इधर माइनस बीटा टू द पावर 6 बाई z टू द पावर 6 तो है ही, एंड इसके कांस्टेंट टर्म को हम अलग करेंगे तो ये आ गया 1 माइनस ए नॉट. अगर हम कोफिशिएंट ऑफ z को अगर हम देखें तो क्या आएगा? प्लस 2 अल्फा माइनस a1 z. वैसे ही z स्क्वायर का ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ a2, राइट? प्लस प्लस
इधर हो गया 8 अल्फा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब 8 अल्फा क्यूब बाई 6 which is 4 अल्फा क्यूब बाई 3 एंड यहाँ पर z क्यूब का a3 है ना, प्लस z टू द पावर 4 का क्या है 16 अल्फा टू द पावर 4 बाई 24, यानी कि 2 अल्फा टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस a4, राइट। एंड z टू द पावर 5 का क्या है इधर 32 अल्फा टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 120। इसको हम जगह की कमी की वजह से हम ऐसे लिख लेते हैं, अभी देखते हैं। एंड इधर तो हमारा z टू द पावर 5 का कोई कोफिशिएंट नहीं है, राइट। ये तो आगे का जो भी होगा वो z टू द पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर ना वो रेगुलर पार्ट आ जाएगा, तो आगे हमको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसे लास्ट वाला टर्म को हम अगले पेज पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एक मिनट। और यहाँ पर ये रहा, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये देखा जाए तो ये हो गया अल्फा टू द पावर 6 बीटा बाई z टू द पावर 5, ये हो जाएगा माइनस अल्फा टू द पावर 6 बीटा डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल z क्यूब, ये क्या आ गया अल्फा टू द पावर 6 बीटा टू द पावर 5 बाई 2, इट इज z into 5 फैक्टोरियल, राइट। दिस इज z into यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पर ये अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो क्या मिलेगा माइनस बीटा टू द पावर 6 1 माइनस a नॉट डिवाइडेड बाई z टू द पावर 6, राइट। एंड इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो हमको मिलेगा माइनस 2 अल्फा माइनस a1 डिवाइडेड बाई z टू द पावर 5, क्योंकि ये z और ये z टू द पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, है ना। एंड आगे क्या मिलेगा माइनस ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर माइनस a2, यहाँ पर z स्क्वायर है, z क्यूब है, एंड यहाँ पर ये z टू द पावर 4 है, z टू द पावर 5, राइट। सो माइनस ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर माइनस a2 डिवाइडेड बाय z टू द पावर 6 है, यानी कि z स्क्वायर कट कर z टू द पावर 4 हो गया। यहाँ पर ना बहुत झमेला है कैलकुलेशंस का, राइट। सो इधर ये आ गया माइनस 4 अल्फा क्यूब बाई 3 माइनस a3 डिवाइडेड बाई ये आ गया z क्यूब, एंड हर जगह पर बीटा टू द पावर 6 भी है, यहाँ पर बीटा टू द पावर 6 भी है, राइट। एंड इधर z टू द पावर 4 कैंसिल आ गया, हो गया। सो हियर वी हैव माइनस बीटा टू द पावर 6, दिस इज 2 अल्फा टू द पावर 4 बाई 3 माइनस a4 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर, है ना। एंड हियर व्हाट डू वी हैव द नेक्स्ट वन z टू द पावर 5 है, z टू द पावर 5 कैंसिल होगा तो वी विल हैव in fact minus z to the power 6 2 alpha whole to the power 5 divided by 5 factorial, right. And here we have z, and बाकी का जो भी terms होगा that is all the regular part of this expansion, है ना। so from here what can we say, and यहाँ पर ये हो गया z to the power 5, right. so यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ ऐसा है ना। तो यहाँ पर हम एक चीज ध्यान देते हैं कि हम सारे जो नेगेटिव पावर्स का जो कोफिशिएंट्स है ना उसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। हम कोफिशिएंट्स को सेपरेट करके लिखने से हमको कुछ ऐसा मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम एक चीज ये ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट हम 1 बाई जेड क्यूब 1 बाई जेड स्क्वायर 1 बाई जेड 1 बाई जेड टू द पावर 4 इन सारे कोफिशिएंट्स में एक दिक्कत ये है दैट ये जो पॉलिनोमियल का जो टर्म्स है ना वो आ रहा है। सो अगर वो टर्म आ रहा है तो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, राइट। एंड 1 by z का कोफिशिएंट this is the only term where we have only alpha and beta involved, and हमको पूछा गया है the relation between alpha and beta। so हम बाकी सब निकालने का हम कष्ट भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हमको ये दिख गया एंड बाकी कोफिशिएंट्स में हमको प्रॉब्लम ये हो रहा है that
वहां पर वो पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट्स है वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट। एंड हमको यहाँ पर पॉलिनोमियल का क्या वैल्यूज है क्या नहीं, हमको वो सब कुछ भी गिवन नहीं है, right now. So that's why we are just going to use the first term. And what do we need here? We need the coefficient of 1 by z to be equal to 0, right? And what is the coefficient of 1 by z? It is alpha to the power 6 beta to the 5 by 5 factorial and beta to the power 6 2 alpha whole की power 5 by 5 factorial. And जब हम इसको 0 पुट करेंगे ये पूरे कोफिशिएंट को, 5 फैक्टोरियल तो ऐसे ही 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर गायब हो जाएगा. So what do we have? We will have alpha to the power 6 beta to the power 5 minus of beta to the power 6 to alpha to the power 5. ये जो वैल्यू है this is equals to 0. So from here what will we get? Alpha to the power 6 beta to the power 5 equals to beta to the power 6. ये क्या आ गया? 32 alpha to the power 5, है ना. So from here what do we need? We need the value of alpha and alpha by 4 beta. यही तो है हमारा क्वेश्चन, ये वैल्यू फाइंड करो बोल के. सो यहाँ पर बीटा टू द पावर 5 गया, यहाँ पर अल्फा टू द पावर 5 गया, है ना. सो वी गॉट अल्फा इक्वल्स टू 32 बीटा. सो फ्रॉम हियर व्हाट इज अल्फा बाय 4 बीटा? यहाँ पर हम 4 बीटा से डिवाइड कर लें तो वी विल गेट दिस इज इक्वल्स टू 8. तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 8. सो ये क्वेश्चन काफी कैलकुलेशन बेस्ड ही है. बस यहाँ पर ये मोरेरास थ्योरम से रिमूवेबल सिंगुलैरिटी थ्योरम जाकर वहां से ये कंक्लूजन निकालना है दैट लिमिट z टेंडिंग टू 0 f of z exist, वो इस क्वेश्चन का हमारा की एस्पेक्ट था. होप यू ऑल एंजॉयड दिस सोल्यूशन. अगर आप ऐसे और सॉल्यूशंस चाहते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन विद द एग्जाम, the year and the question number. आप ये कमेंट कीजिए and we will try to provide the solution as soon as possible. Okay. Thank you everyone.